हेलो बच्चों, आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जेई मेल वीकली सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के सेशन में केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस वाला पार्ट है ना, वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर से स्टार्ट होता है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस करना सीख जाते हो तो यहाँ से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को किस तरीके से करना है इसका फील आपको आ जाता है। तो जो बाकी के चैप्टर्स है वो आपके लिए रिलेटिवली ईजी हो जाते हैं। और हाइड्रोकार्बन में जो बेंजीन वाला सेक्शन है, बेंजीन के ऊपर होने वाले रिएक्शंस, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शंस होती है वो आगे आपको हर किसी चैप्टर में काम आती है। तो ये जो सेशन है आज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस सेशन को आप बहुत अच्छे से अटेंड करना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। मेजर प्रोडक्ट बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। तो एक रिएक्शन सीक्वेंस हमें दे रखा है और फर्स्ट इसमें प्रोडक्ट ए बनेगा, उसके बाद उसकी रिएक्शन एच आई के साथ करेंगे जिससे कि प्रोडक्ट बी बनेगा। तो प्रोडक्ट बी हमें बताना है। तो शुरुआत में आप देखोगे तो सबसे पहले जो अपने पास सब्सटेंस दे रखा है आइसोब्यूटीन, तो अल्कीन की रिएक्शन से स्टार्ट हो गया। अल्कीन के ऊपर आपको पता ही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो स्टेप में होती है। पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन के ऊपर अटैच होता है, जैसे कि आपके पास कार्बोकेटाइन या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन दोनों में से एक इंटरमीडिएट बनता है, और अगली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। तो दो स्टेप में अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक वही दो स्टेप हमें वापस से रिपीट करनी है और प्रोडक्ट बनाना है। ओके, सो Br2 अल्कीन के ऊपर हेलोजन का जो एडिशन है ये तो सबसे फेमस है, ये तो बहुत अच्छे से होता है। Br2 से हमें मिलेगा Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल एंड Br माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। Br2 को जिस सॉल्वेंट में डिसोल्व किया है दैट इज CH3OH, मिथेनॉल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट खुद भी तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का जो अमाउंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा सॉल्यूट से ज़्यादा ही होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में एज अ न्यूक्लियोफाइल कौन अटैच होगा, Br माइनस या CH3OH? CH3OH। इलेक्ट्रोफाइल में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल तो अपने पास एक ही है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट हो जाएगा, उसके बाद अगली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल CH3OH अटैच होगा फॉर द मेजर प्रोडक्ट। तो पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर देते हैं, ये आइसोब्यूटीन है। इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास लोन पेयर होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैच होगा तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मिलेगा, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी तो होती नहीं है। अगली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिथेनॉल अटैच होगा। तो न्यूक्लियोफाइल ये बैक साइड से अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट हम बना लेते हैं, इस कार्बन पे आ गया है Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आ गया है न्यूक्लियोफाइल OCH3। हम चाहते तो इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट भी बना सकते थे। हेलोजन का जो एडिशन होता है अल्कीन के ऊपर दैट फॉलोज मार्कोनिकोव रूल, और हेलोजन के एडिशन में कभी भी कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी होती नहीं है, इसीलिए रीअरेंजमेंट होता नहीं है। तो सीधा आप पाई बॉन्ड ब्रेक करके मार्कोनिकोव रूल पर फॉलो करके अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देते तो भी आपको ठीक फाइनल आंसर मिल जाता। अब ये जो आंसर अपने पास है दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर ए। अब इसके ऊपर रिएक्शन करना HI का। तो ये जो रिएक्शन है ना, अब ये मान लो कि एक चैप्टर आगे चली गई है। अल्कोहल फिनोल ईथर में ईथर की जो रिएक्शन है, तो ईथर के ऊपर HI का जो रिएक्शन होगा ये हमने पढ़ा होगा क्लीवेज ऑफ ईथर नाम से। HI विल प्रोवाइड H प्लस इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल I माइनस। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ईथर में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये डोनेट किया जाएगा H प्लस को, तो ऑक्सीजन के ऊपर H प्लस अटैच होगा, और बाकी जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज। और अगली स्टेप में O के ऊपर पॉजिटिव आने से भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। और ईथर का जो क्लीवेज होता है HI से, वो दो मैकेनिज्म फॉलो करता है, या तो SN1 या फिर SN2, और डिपेंड करता है कि ईथर में जो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है या तो वो 3 डिग्री है या वो 3 डिग्री नहीं है। अगर ईथर में जो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है एक भी अगर 3 डिग्री होता है तो फिर वहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस O पॉजिटिव से ये जो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है मिथाइल, और दिस इज योर टर्शरी पेंटाइल टाइप अल्काइल ग्रुप, सो दिस इज 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होगा, और SN1 मैकेनिज्म कैसे फॉलो करता है कि पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है और कार्बोकेटाइन बनता है। ये हाइड्रोजन मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, यहाँ ब्रोमीन एज इट इज अटैच है, लीविंग ग्रुप CH3OH लीव कर चुका है,
और अगली स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल I माइनस का अटैक होगा। इस बीच बस आप ये देख लेना कि जो कार्बोकेटाइन बना है क्या वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्या उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन आइटम, देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट। तो आपको सीधा फाइनल स्टेप परफॉर्म करना है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन दिस कार्बोकेटाइन। तो इस कार्बन आइटम पे फाइनली न्यूक्लियोफाइल I माइनस लग गया, लीविंग ग्रुप आपने मेथनॉल पहले से ही हटा दिया था, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर अपना कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 को मैच कर रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको अल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करने आना चाहिए। अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, वो रिएक्शन तो हम परफॉर्म कर लेते हैं, प्रोडक्ट ए हम बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट ए बनाने के बाद क्लीवेज ऑफ ईथर, इस टॉपिक को हमें यहाँ पे रेफर करना पड़ता है। और अगर ये टॉपिक आपको रिकॉल होता है तो इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। Which among the following pairs of structure will give different product on ozonolysis? तो यहाँ पे बेंजीन वाली स्ट्रक्चर्स बना रखी है, बेसिकली डाइमिथाइल बेंजीन बना रखा है, या तो ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। और आपको ये बोला है कि यहाँ पे ये जो दोनों स्ट्रक्चर है कहाँ ओजोनोलिसिस करने पर डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। कंसिडर द डबल बॉन्ड इन द गिवन स्ट्रक्चर्स आर रिजिड एंड नॉट डीलोकलाइज्ड। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जो पाई बॉन्ड है ना, ये रिजिड आपको कंसिडर करना है, वरना बेंजीन में तो पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। पाई बॉन्ड 135 लोकेशन से 246 लोकेशन तक डीलोकलाइज कर सकता है। बेंजीन की 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आती है, लेकिन यहाँ पे इन पाई बॉन्ड्स को आपको लोकलाइज्ड कंसिडर करना है। तो ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना हमें आता है। अगर आप यहाँ पे ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाओगे तो ऑप्शन नंबर 3 को अगर हम देख रहे हैं, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, इसको और क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोजाइलिन भी बोल सकते हैं, ऑर्थोजाइलिन भी बोल सकते हैं। तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन में इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। एक बार डीलोकलाइज करके यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये दोनों स्ट्रक्चर हमें दे रखी है। अब इसके ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो एक प्रोडक्ट ये मिलेगा हमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और कार्बन आइटम तो ऑक्सीजन आइटम अटैच करके एल्डिहाइड या कीटोन हमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट मिलता है। तो ये इस टाइप का एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आप देखिए इसको गौर से कि ऐसा प्रोडक्ट आपको यहाँ कहीं नहीं मिलने वाला। ये डबल बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा, यहाँ से क्लीव हो जाएगा, यहाँ से क्लीव हो जाएगा, ऑक्सीजन आइटम अटैच करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर 4 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है। इनफैक्ट यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं सारे के सारे वो ये है। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, सेकंड प्रोडक्ट, और ये वाला। तो ये तीनों मॉलिक्यूल जो मिल रहे हैं इस मॉलिक्यूल के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से, इसमें कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसके अंदर 4 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, एंड दिस इज द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो ये ऑप्शन अपने पास ऐसा है जिसमें दोनों बेंजीन रिंग का अगर आप ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। बाकी सभी में आप रिपीट करके देख लीजिए, चाहे ऑर्थो डाइमिथाइल मेटा डाइमिथाइल बेंजीन हो, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन हो या ओनली मिथाइल बेंजीन हो, आप इनके ओजोनोलिसिस करके देख लीजिए, दोनों में आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अ कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद एक्स एंड वाई, 2 डिफरेंट रिएजेंट अपने पास, 2 रिएक्शन हम इसकी करवा रहे हैं, produces same major product but different byproduct A and B. Oxidation of A gives substance produced by ants. तो ants से कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, फॉर्मिक एसिड। तो A एक ऐसा सब्सटेंस है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ A, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। डेफिनेटली ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इससे पहले एल्डिहाइड ही रहा होगा, क्योंकि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास अगर एक सिंगल कार्बन है तो एल्डिहाइड में भी प्रीवियसली सिंगल कार्बन ही रहा होगा। तो फॉर्मिक एसिड केवल फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से मिल सकता है। और अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड है और यहाँ पर भी सेकंड प्रोडक्ट में आप देखोगे तो डबल बॉन्ड O है, तो ये डेफिनेटली अपने पास ओजोनोलिसिस हुआ है यहाँ पे, और रिएक्टेंट भी आपको एज इट इज ऐसा ही दे रखा है, अल्कीन। और अल्कीन का ओजोनोलिसिस करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, इधर ऑक्सीजन आइटम लगाया दोनों तरफ, C डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड या कीटोन हमें मिलने वाले। अच्छा, सेकंड प्रोडक्ट को आप नोटिस कीजिए, सेकंड प्रोडक्ट दोनों में एकदम कॉमन है, बस A और यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको B दे रखा है। तो अगर दोनों रिएक्शन में रिएजेंट X और Y के साथ आपको रिएक्शन करवाना हो
और पहली रिएक्शन में ए प्रोडक्ट मिल रहा है और बीसरे में सेकंड में अगर बी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ दोनों जगह पे आपको डिफरेंट टाइप का ओजोनोलिसिस परफॉर्म करना है। यहाँ तो फॉर्मेल्डिहाइड मिल चुका है, यहाँ पे उससे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। तो डिफरेंट प्रोडक्ट वैसे क्या हो सकता है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है। अज्यूम कर लो कि यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया होगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यहाँ पे करना ही पड़ेगा, तभी आपकी रिएक्शन एल्डिहाइड पे आके रुकेगी और फिर उसी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा के फॉर्मिक एसिड बनाया जा सकता है। तो जैसा स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दे रखा है ना, उससे तो एक ही लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है कि फर्स्ट जो एक्स रिएजेंट है इससे हमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है और जो सेकंड रिएजेंट वाई है यहाँ से हमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अपने पास है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पे अपने पास फिट आएगा। रिएजेंट X शुड बी अ रिएजेंट ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जबकि उसके बाद रिएजेंट Y में क्या है, एसिडिक KMnO4। अब आप सोचेंगे कि सर एसिडिक KMnO4 तो ओजोनोलिसिस नहीं करता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के रिएजेंट क्या होते हैं, O3H2O2 या फिर O3H2। लेकिन आपको एक लाइन और लिखवाई जाती है कि अल्कीन या अल्काइन का रिएक्शन हॉट KMnO4, कंसनट्रेटेड KMnO4 या एसिडिक KMnO4 पे करने पर ठीक वही प्रोडक्ट मिलेगा जो कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में मिलता है। तो ये जो एसिडिक KMnO4 है वो अल्कीन के ऊपर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ही परफॉर्म करेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ HBr के साथ रिएक्शन करना है। HBr विल प्रोवाइड H+ एंड Br-, और जो रिएक्टेंट है आपको इसमें 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया अल्कीन, अल्कीन के ऊपर होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सिंपल। HBr का 2 टाइम्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन परफॉर्म करना है, सही प्रोडक्ट बनाना है, तो सीधा आंसर आ जाएगा इसका। पहली स्टेप क्या होता है, अल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन H+ को देता है, H+ अटैच होता है और H+ के अटैच होने से कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। अगली स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल Bl- जोड़ना है। ये 2 स्टेप के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो करना क्या है, सही जगह H+ जोड़ना है, सही कार्बोकेटाइन बनाना है। H+ आप यहाँ जोड़ो ताकि कार्बोकेटाइन यहाँ बने, क्योंकि गलती से अगर आप कार्बोकेटाइन यहाँ बना दोगे ना तो वो कार्बोकेटाइन C डबल बॉन्ड होके -M से डीस्टेबलाइज हो जाएगा। सिमिलरली H+ यहाँ जोड़ना है ताकि कार्बोकेटाइन यहाँ बने, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन को एज सच कोई डीस्टेबिलिटी मिल नहीं रही है। एक कार्बन एटम यहाँ पे इंक्रीज कर लेना, वो ज़्यादा है। तो H+ मैंने सही जगह से जोड़ लिया अल्कीन के ऊपर, और अगली स्टेप क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल Br- का अटैक। तो कार्बोकेटाइन के ऊपर Br- अटैच करके फाइनली एडिशन प्रोडक्ट हम बना देंगे। तो यहाँ पे जो फाइनल एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, दिस इज ऑप्शन नंबर 4। यस, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, वरना एक्चुअली में आंसर तो ये हो सकता था। ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, इसमें रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। ये एडजेसेंट कार्बन है, अगर ये पॉजिटिव यहाँ डीलोकलाइज करता, और डीलोकलाइज कैसे करता है, सॉरी डीलोकलाइज नहीं, रीअरेंज करता। एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन एटम को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा सकता था, और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाता उसके बाद लॉन पेयर, गैप और पॉजिटिव, ऑक्सीजन के लॉन पेयर से कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिलती, ऑक्सीजन का लॉन पेयर कार्बोकेटाइन की तरफ डीलोकलाइज होता, ऑक्सीजन के लॉन पेयर का कार्बोकेटाइन के लिए +M इफेक्ट लगता। लेकिन ऐसा कोई रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन बना के वहाँ पर Br- अटैच करके ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हमें दे नहीं रखा है, तो हम जो ऑप्शन हमें दे रखा है उतना हम चूज कर पाएंगे। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बस इस ढांचे में आपके पास 2 अल्कीन था और HBr का एडिशन आपको 2 टाइम्स करना था। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अच्छा, पहले तो इसमें कुछ बच्चे ये जो सब्सटेंस दे रखे हैं ना, इन्हीं को सही नहीं बना पाएंगे। जैसे NBu और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, NBu नॉर्मल ब्यूटाइल इज 4 स्ट्रेट कार्बन एंड दिस इज कनेक्टेड टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन पे ये लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। NBuLi नॉर्मल ब्यूटाइल Li, ओके, लिथियम मेटल है, अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल का जो कार्बन के साथ बॉन्ड होगा उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले तो आप इसे ब्रेक कर लो, कार्बन नेगेटिव लिथियम पॉजिटिव। नाउ कार्बन नेगेटिव ये बहुत अच्छा बेस होता है, आपको लिस्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम क्लास में लिखवाई जाती है, और एसिडिक हाइड्रोजन एटम की बहुत अच्छे बेस के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। तो कार्बन नेगेटिव बहुत अच्छा बेस है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो सबसे पहले तो कार्बन नेगेटिव H+ को खाएगा, H+ को हटाए,
तो यहाँ पर H प्लस जुड़ेगा, ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो ये तो हटा दो आप यहाँ से, और क्या बन जाएगा ये 4 कार्बन आइटम्स, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव कॉमा Li प्लस। नाउ सेकंड रिएक्शन, यहाँ से मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। C5H11Cl नॉर्मल C5H11Cl, तो ये हो गया नॉर्मल पेंटाइल। नॉर्मल पेंटाइल होगा 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन और लास्ट कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है। तो अब क्या है, हेलो एल्केन आ गया। हेलो एल्केन पे कौन सी रिएक्शन होती है, एसएन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। प्राइमरी कार्बन पे हेलोजन है तो SN2 होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो ये क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे प्रोपाइल ग्रुप आपने लगा लिया। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे प्रोपाइल नहीं, पेंटाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, नॉर्मल पेंटाइल, और यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप है। क्लियर। अगली रिएक्शन आपको यहाँ पे करना है, लिंडलार कैटलिस्ट H2 हाइड्रोजनेशन करना है। लेकिन हाइड्रोजनेशन में जो रोजनमैन कैटलिस्ट और लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉइजन प्रेजेंट है। CaCO3 या BSO4 किसका काम कर रहे हैं, पॉइजन का। तो इन केस ऑफ पॉइजनड हाइड्रोजनेशन क्या आंसर आता है, ट्रिपल बॉन्ड में से केवल एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन आइटम हम अटैच करते हैं, बाकी हाइड्रोजनेशन इज अ एडिशन। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों हाइड्रोजन आइटम सेम साइड अटैच करना है। पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों हाइड्रोजन आइटम सेम साइड अटैच करना है। तो C4H9 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और C5H11, तो ये जो अल्कीन बनेगा ये सिस अल्कीन हो जाएगा अपने पास। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, यही है कि आप ये NBULI इस सब्सटेंस को अच्छे से लिख पाए। नॉर्मल ब्यूटाइल और लास्ट कार्बन पर लिथियम कनेक्टेड है। कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से अगर मेटल आपको कनेक्टेड मिलेगा तो इस बॉन्ड को आप आयनिक कंसिडर किया करो। पहले तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बहुत अच्छा बेस होगा और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा। यहाँ पर उसका एज अ बेस हमने रिएक्शन करवाया क्योंकि सामने वाले कंपाउंड में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट था, और इस तरीके से फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाया, और ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर प्रोडक्ट A of the following reaction has how many sp2 hybridized carbon atoms। और रिएक्शन देख लो आप, 2,7 डाइमेथाइल 2,6 ऑक्टाडाइन, और इसकी H प्लस के साथ रिएक्शन करवाई है, बस इतना ही दे रखा है। 2,7 डाइमेथाइल 2,6 ऑक्टाडाइन, ओके, ऑक्टा 8 कार्बन आइटम का पहले तो यहाँ पे चेन बना दो, 3 3 2 2 6 1 2 3 4 5 6 और 2 7 डाइमेथाइल। इसके रिएक्शन हम H प्लस से करवा रहे हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मेंशन नहीं है, बस H प्लस इतना मेंशन है। H प्लस H2 ऐसा भी नहीं लिखा है। तो क्या करेंगे, अल्कीन के ऊपर तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल H प्लस भी दिया और कोई न्यूक्लियोफाइल भी तो देना चाहिए ना। एक्चुअली में आपको यहाँ पे क्या रिएक्शन करनी चाहिए, अल्कीन के ऊपर H प्लस अटैच होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट वगैरह पॉसिबल हो सकता है, और वापस क्या करोगे, H प्लस रिमूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें इस तरीके से हीट भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि हीट के केस में कौन सी रिएक्शन फॉलो होती है, एलिमिनेशन। तो H प्लस आप अटैच करो, अल्कीन के ऊपर H प्लस अटैच होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है, हो सकता है। उसके बाद वापस से आपको क्या करना है, H प्लस हटाना, तो वापस से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड आ जाएगा, फिर वापस से अल्कीन बन जाएगा। लेकिन अल्कीन कब फेवर होता है, हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर आप यहाँ पे अज्यूम करो, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आप यहाँ पे एडिशन नहीं करोगे। एडिशन हम यहाँ पे तब करते हैं जब H प्लस H2 डाइल्यूट एसिड हमें दिया हुआ होता। ओके, तो वैसे दोनों अल्कीन एग्जैक्टली सेम है, तो किसी भी अल्कीन के ऊपर सबसे पहले H प्लस को अटैक करवा लो। तो अल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा, और H प्लस को देगा तो H प्लस अटैच होने के बाद कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनने वाला है। H प्लस यहाँ अटैच होगा ताकि कार्बोकेटाइन कहाँ बने, 3 डिग्री पे। इसके बाद क्या कर सकते हैं, हीट किया है, एलिमिनेशन करना है, तो ये अल्फा और बीटा, वापस से बीटा कार्बन से आप H प्लस हटाओगे, जैसे ही आप H प्लस हटाओगे वापस से पाई बॉन्ड आ जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। लेकिन इससे फिर फायदा क्या हुआ, जो रिएक्टेंट था वही प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन एक मिनट रुको, ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, ये कार्बोकेटाइन बहुत बड़ा है, इसमें बाकी भी और कुछ है। साइड में एक अल्कीन हो रहा है, और अल्कीन आपको पता है न्यूक्लियोफाइल होता है। अल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन को देगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। और किस तरीके से, मान लो इसको पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक कर लो, पॉजिटिव आप 3 डिग्री पे बनाओ,
तो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये कितने मेंबर की साइकिल बन गई यहाँ पे? 2,6 ऑक्टाडाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, ओके। अज्यूम कर लेते हैं कि ये कार्बन इससे कनेक्ट हुआ है, तो इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पॉजिटिव है, और नेक्स्ट जिससे कनेक्ट हुआ है उसके ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं। तो इस तरीके से कार्बोकेटाइन बन जाएगा इंट्रामोलिकुलर अटैक के बाद। अब आगे इसके बाद क्या हो सकता है? इसमें रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, कार्बोकेटाइन कनेक्टेड है स्मॉल मेंबर रिंग से, तो कार्बोकेटाइन में फर्दर रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा, और फर्दर रीअरेंजमेंट होने से रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। ये मॉलिक्यूल तो हमने सही बनाया ना, एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। 2,6 ऑक्टाडाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 6 पे डबल बॉन्ड है, यस, एंड 2 और 7 पे डाइमिथाइल, एकदम सही बनाया। रिंग एक्सपेंशन भी हम करवा सकते हैं, लेकिन रिंग एक्सपेंशन करवाओ नहीं करवाओ आंसर आ चुका है। क्या करना है? ये कार्बोकेटाइन बन गया, इसमें फर्दर आप रीअरेंजमेंट करवाना चाहते हो, बिल्कुल करवाओ। फाइनली जब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट रुकेगा तो आपको करना क्या है? जो H+ आपने शुरुआत में अटैच किया था उसको वापस से हटाना है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे आपको एलिमिनेशन करना ही है। तो कार्बोकेटाइन को बोलते हैं अल्फा, एडजेसेंट को बोलते हैं बीटा। बीटा से आप ये H+ हटाओगे तो अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अल्कीन बनेगा, और एक पाई बॉन्ड बनेगा तो 2 कार्बन एटम बनेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और फाइनली आपसे बस इतना ही तो पूछा है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट होने के बाद, एलिमिनेशन होने के बाद जो अल्कीन बनेगा उसमें 2 ही कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो ये लो आंसर आ गया। बाकी हम इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? यहाँ पर बस ये देखना था कि अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको नहीं करना था। अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं जब H+ H2 मेंशन किया जाता। फिलहाल बस इन्होंने H+ लिखा, तो आप अल्कीन के ऊपर H+ अटैच करो, कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट करो, और वापस से बीटा कार्बन से H+ रिमूव कर दो। एलिमिनेशन परफॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब लग रहा है यहाँ पे बेंजीन आ गया है, और बेंजीन की जो रिएक्शंस है ना वो सबसे अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बेंजीन आपको हर चैप्टर में मिलेगा ना। जैसे मान लो हेलो एल्केन हेलो एरीन है, तो क्या करेंगे? बेंजीन के ऊपर हेलोजन जोड़ देंगे, हेलो एरीन हो जाएगा, लेकिन स्टिल वहाँ पे बेंजीन अभी भी है। और बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शन होती है, जो हाइड्रोकार्बन में आपने सीखी है, वो वापस से करवाई जा सकती है। बेंजीन के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन है, बेंजीन के सारे कार्बन एटम इक्विवेलेंट है, हर कार्बन एटम के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और जिस भी रिएजेंट के साथ बेंजीन की रिएक्शन होती है उस रिएजेंट से हम क्या बोलते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करवा दे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन के किसी कार्बन से एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है और वहाँ से H+ हट जाता है। मैकेनिज्म हमें पता है, लेकिन डायरेक्ट जो रिएक्शन का आंसर है वो इस तरीके से लाया जाएगा। रिएजेंट से बोलो कि एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करवाए और उस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन के किसी कार्बन पर अटैच कर दो। जब तक वो बेंजीन है उसके सारे कार्बन सेम है, सारे कार्बन सेम है, तो किसी भी कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। C8H10 concentrated HNO3 plus H2SO4, it provides NO2 plus electrophile। अभी इलेक्ट्रोफाइल है तो डेफिनेटली बेंजीन है। वैसे देख लेते हैं इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 ही आ रहा है, और 4 है तो डेफिनेटली ये बेंजीन है। उसके अलावा अपने पास 2 कार्बन है, और अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर बेंजीन में कंज्यूम हो चुका है तो बाकी कार्बन आइटम अपने पास सिंगल बॉन्डेड ही होंगे। 2 कार्बन आइटम इस बेंजीन से, इंडिविजुअली अलग अलग कार्बन भी तो लगे हो सकते हैं, और दोनों कार्बन एक साथ लगेंगे तो एथाइल बेंजीन भी हो सकता है। तो कैसी सिचुएशन होगी? एक बार आप सारे ऑप्शंस को देखो, सारे ऑप्शंस में 2 कार्बन बेंजीन से एक साथ ही लगे हुए हैं, मतलब इसी तरीके से इथाइल बेंजीन अपने पास शुरुआत में है। इसका नाइट्रेशन करेंगे, अल्काइल ग्रुप का प्लस H लगता है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस पैरा पोजीशन पे अटैक करके जुड़ जाएगा। Br2 हीट, हीट या फोटोन क्या प्रोवाइड करवाते हैं? Br2 से Br रेडिकल, और हेलोजन रेडिकल क्या करते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। इसके बाद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH बहुत फेमस रिएजेंट है। E2 एलिमिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन परफॉर्म करेगा थ्रू E2 मैकेनिज्म। जिस कार्बन पर हेलोजन है उसको बोलते हैं अल्फा, एडजेसेंट को बोलते हैं बीटा। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करके एक अल्कीन बनता है। एक से ज़्यादा अल्कीन बनने के चांसेस होते हैं
तो कौन सी एल्कीन बनती है? सेटजेफ एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन एल्कीन इज माइनर प्रोडक्ट। सारी बातें याद आ रही है? फिलहाल यहाँ पे तो एक ही एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी थी, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया। फाइनल आंसर हो गया अपने पास बेंजीन, उसके ऊपर एक इथेनाइल ग्रुप लगा हुआ है, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा एलिमिनेशन का फंडा ज़रूर था। इसमें क्या क्या रिएक्शन यूटिलाइज हो गई? बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो यूटिलाइज हो गया। फोटो हेलोजिनेशन यूटिलाइज हो गया, और अल्कोहलिक केवेज E2 एलिमिनेशन। वैसे E2 एलिमिनेशन हम हेलो एल्केन वाले चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, तो ठीक है, आपने पढ़ तो रखा होगा, क्लियर तो करना ही पड़ेगा। तो E2 एलिमिनेशन अल्कोहलिक केवेज से बहुत अच्छे से होता है। एलिमिनेशन परफॉर्म करके फाइनल आंसर अपने पास ये आया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ क्लोरो कंपाउंड A forms aldehyde on ozonolysis followed by hydrolysis। ओके, अगर ओजोनोलिसिस होता है और एल्डिहाइड बनता है तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो एल्डिहाइड बनेगा वो तो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया है, और अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया है तो डेफिनेटली ये अल्कीन वगैरह होगा ही ना। तो इस कंपाउंड के बारे में कुछ तो पता चल रहा है हमें। आगे, व्हेन वेपराइज्ड कंप्लीटली, ये जो भी कंपाउंड है, अगर आप इसे हीट करके क्या बना रहे हो? वेपराइज कर रहे हो, मतलब इसको गैसियस फॉर्म में लेके जा रहे हो, then 1.53 gram of this compound gives 448 ml of the vapors at STP. Find out number of carbon atoms present in the molecule of A। तो उन्होंने क्या दे रखा है? कंपाउंड का वेट भी दे रखा है, और कंपाउंड को हीट करके जब ये वेपराइज कर रहे हैं तो वेपर्स जो कलेक्ट हो रही है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो इससे आपको पता करना होगा कि कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, और बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है ना, 1.53 ग्राम इसका वेट है, इसमें आप इसके मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर? और इन्होंने और क्या बोल रखा है? इसी कंपाउंड को जब वेपराइज करेंगे तो जो वेपर्स बन रही है उनका वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम के हिसाब से भी तो हम इस कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल बता सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? जो कंपाउंड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लेट अस अज्यूम कि वो आइडियल गैस है, आइडियल गैस कंसिडर करते हुए वॉल्यूम में 22.4 लीटर का आप डिवाइड करोगे तो 22.4 लीटर हो जाएगा 22.4 इंटू 1000 ml, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से भी मैं इस कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल निकालूंगा, और वेट वाले फॉर्मूले से भी नंबर ऑफ मोल निकालूंगा। अब नंबर ऑफ मोल आप इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, सेम ही होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल जो आपने सब्सटेंस के निकाले उसको इक्वलाइज कर दो। ये कितना हो गया? 2 टाइम्स 20 टाइम्स, और ये हो जाएगा 153 डिवाइडेड बाई 2 मॉलिक्यूलर वेट। आई गेस ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 76.5 ग्राम पर मोल। ओके, अब कंपाउंड में आपको कार्बन आइटम बताना है। अब शुरुआत में देखना, ये जो कंपाउंड है ना, क्लोरो कंपाउंड है। तो जैसे आप इसका कुछ भी फॉर्मूला अज्यूम करो, इसमें एक कार्बन है लेकिन क्लोरीन तो होगा डेफिनेटली, बाकी सब हाइड्रोजन भी होंगे, या 2 कार्बन है क्लोरीन तो होगा, या 3 कार्बन है क्लोरीन तो होगा, कुछ भी हो सकता है फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर वेट 76.5 है। इस एक मॉलिक्यूल में, एक सिंगल मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन एटम की वजह से जो वेट होगा 35.5, वो हटा दो अगर यहाँ पे, तो ये कितना हो गया अपने पास? 35, 70, 41 बचा है ये। तो 41 मॉलिक्यूलर वेट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय कार्बन हाइड्रोजन एटम्स। अब एक बार बताना, एक कार्बन एटम का जो वेट है वो 12, 2 का 24 हो जाएगा, 3 का 36 हो जाएगा। तो कम से कम 3 कार्बन आइटम तो होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन आइटम्स तो होने चाहिए। और 3 कार्बन आइटम का जो वेट है 36, तो बाकी 41, 5 हाइड्रोजन आइटम होंगे और एक क्लोरीन होगा। ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता कि 2 ही कार्बन आइटम हो। तो 2 कार्बन आइटम कितना वेट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? 24, तो बाकी सब हाइड्रोजन को लाना पड़ेगा। तो 41 में से अगर आप 24 माइनस करोगे तो क्या 17 वेट, मतलब कि 17 हाइड्रोजन आइटम हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। 2 कार्बन आइटम के लिए मैक्सिमम 6 हाइड्रोजन आइटम हो सकते हैं, और क्लोरीन के साथ तो 5 ही होंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने पढ़ा हुआ है, 2 कार्बन आइटम के लिए मैक्सिमम 6 हाइड्रोजन से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो ये एक कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है कि 3 कार्बन आइटम्स हो, रेस्ट 5 हाइड्रोजन आइटम्स हो, और एक क्लोरीन आइटम हो, तब जाके इस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 76.5 आ सकता है। सो देयर आर 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। तो ये बेसिकली बस एनालिसिस का सवाल था, बाकी इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मेरे को कुछ नहीं लगा। ये तो सिंपल एक मोल कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल निकालो,
वेट वाले मेथड से और इसी सब्सटेंस को वेपराइज कर दिया तो वॉल्यूम वाले मेथड से भी आप इसके नंबर ऑफ मोल निकालो, दोनों को इक्वलाइज करेंगे, सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। फिर उसी से आपको देखना था कि सब्सटेंस के अंदर कार्बन आइटम कितने हो सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ रिएजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन। चलो देख लेते हैं। नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपको बनाना है, कहां से? बेंजीन से। नाइट्रो बेंजोइक एसिड, नाइट्रो बेंजोइक एसिड तो बेंजीन के ऊपर COOH3 पे लगा हुआ है। ओके, तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप भी लाना होगा और COOH भी लाना होगा। फर्स्ट ऑप्शन से देख लेते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा ये तो। Concentrated HNO3 plus H2SO4 it will provide NO2 plus इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के किसी भी कार्बन से अटैच कर दो एक ही प्रोडक्ट आएगा, नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद अपने पास क्या है? अच्छा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड ElBr3। तो लुइस एसिड हमेशा क्या करता है? हैलाइड आयन हटा देते हैं तो बाकी क्या बचता है? Br पॉजिटिव। ओके, NO2 का माइनस में इफेक्ट लगता है तो ये ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होगा? मेटा पे, जहाँ पर रिलेटिवली थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची होगी। NO2 कैसा होता है? मेटा डायरेक्टली, क्योंकि वो ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मेटा पोजिशन पे। नेक्स्ट इज Mg ईथर, RX प्लस Mg RMgX। ओके, ग्रेगनार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। और ग्रेगनार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा? जो कार्बन और मैग्नीशियम में बॉन्ड है आप उसको आयनिक कंसीडर करो, आयनिक होता ही है, कार्बन पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव। उसके आगे क्या दे दिया ये? CO2। ओके, तो CO2 इज इलेक्ट्रोफाइल एंड ग्रेगनार्ड रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल CO2 के कार्बोनिल कार्बन पे जाके जुड़ेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस कार्बन से C डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड टूटने से O माइनस, और बाद में एसिडिफिकेशन करेंगे तो O माइनस के ऊपर H प्लस। तो प्रोडक्ट तो वही बन गया जो हमें चाहिए था। बेंजीन है 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रो और कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो पहले ऑप्शन से आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो मोस्टली तो इसमें बेंजीन का रिएक्शन था, एक एक्स्ट्रा जो आया वो है ग्रेगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। तो RX प्लस Mg RMgX, इसी तरीके से हम ग्रेगनार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। फर्दर उसका रिएक्शन फिर आगे बढ़ाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। और रिएक्शन सीक्वेंस में एक बड़ा सा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है, कंसंट्रेटेड HBr के साथ रिएक्शन कर रखा है। कंसंट्रेटेड HBr एसिड, तो हाइड्रोकार्बन में अल्कीन या अल्काइन एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एसिड का एडिशन होता है अल्कीन और अल्काइन पे। लेकिन हाइड्रोकार्बन के साथ साथ, अल्कीन के साथ साथ इसमें अल्कोहल भी दे रखा है। और अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में अल्कोहल के ऊपर भी तो एसिड का अटैक होता है। कैसे होता है? इनफैक्ट अल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर केवल एक ही रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ। कैसा? एसिड विल प्रोवाइड H प्लस और ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर H प्लस को देके क्या बन जाएगा? OH2 प्लस। OH इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, लेकिन एसिडिक मीडियम में वही पुअर लिविंग ग्रुप OH2 प्लस बन जाता है, विच इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। और कोई भी कंपाउंड जिसमें लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? RBr, ROH प्लस HBr, RBr, अल्काइल हैलाइड हमें प्रोडक्ट मिलता है। SN1 रिएक्शन होती है ये। तो अल्कोहल वाले पार्ट पे भी एसिड का अटैक हो सकता है, और अल्कोहल पे जो एसिड का अटैक होगा दैट इज SN1 रिएक्शन। लेकिन अल्केन के ऊपर भी अल्कीन HBr का एडिशन हो सकता है, और अल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इन दोनों पर से रिएक्शन करे कहाँ पे? तो ये बहुत सिंपल सा जवाब होगा, ये अल्कीन है मान लीजिए और ये अल्कोहल है, एसिड H प्लस प्रोवाइड करेगा तो पहले कहाँ अटैक होगा? अल्कीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल होता है और अल्कोहल में ये लॉन पेयर। अब आप ये देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन को H प्लस को देना, या फिर ऑक्सीजन का लॉन पेयर कैसे इलेक्ट्रॉन है? नॉन बॉन्डेड, बस ऑक्सीजन एटम पे रखे हुए। तो कौन से इलेक्ट्रॉन हम आसानी से दे पाएंगे? अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन या अल्कोहल के लॉन पेयर? तो लॉन पेयर आप आसानी से दे पाओगे, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो आप एसिड का जो अटैक है ना पहले अल्कोहल पे करवा लेना। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर बनाते हैं हम। ये अल्कोहल है
और कंसनट्रेटेड HBr के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, इट विल प्रोवाइड H+ एंड Br-। तो पहले ऐसा करते हैं कि अल्कोहल के ऊपर एसिड का अटैक करवा लेते हैं। तो अल्कोहल अपने लॉन पेयर H+ को देगा, H+ OH पे अटैच होगा तो क्या बन गया, OH2+। OH2+ बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, लीव करेगा। लीविंग ग्रुप हमेशा बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन लेकर लीव करता है, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो कार्बन पे क्या बच गया, पॉजिटिव। और ये जो एस्टर वाला पार्ट है ना, ये तो बस ऐसे ही है, ये मान लो ये तो एक बर्डन है जिसको कैरी कर रहे हो आप, बस हो गया। Br- का अटैक, कार्बोकेटाइन के ऊपर Br- अटैच कर दो, फाइनल आंसर हमें मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये पॉजिटिव के साइड में एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव जितना इस कार्बन है पे है उतना ही ये पॉजिटिव किसी और कार्बन पे भी है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। याद रखना, मैं रेजोनेंस बोल रहा हूँ, रीअरेंजमेंट नहीं बोल रहा हूँ। रेजोनेंस होने की वजह से ये पॉजिटिव, ये पाई गैप और पॉजिटिव इस थर्ड कार्बन आइटम पे भी डीलोकलाइज्ड है। और ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल इन नेचर। एक्चुअली में जो असली स्ट्रक्चर है वो इन दोनों स्ट्रक्चर का एवरेज है, रेजोनेंस हाइब्रिड। आप चाहो तो रेजोनेंस हाइब्रिड में बना भी सकता हूँ, हालांकि उसका कोई काम नहीं है। कैसा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, जहाँ से लेके जहाँ तक रेजोनेंस सारे के सारे जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस कार्बन पे पॉजिटिव था, ऑन एन एवरेज डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। और जहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी जुड़ सकता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी जुड़ सकता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। वो दोनों प्रोडक्ट हम बना ही लेते हैं, और जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉजिटिव के ऊपर Br- अटैच कर दिया, इस पॉजिटिव पर भी अटैच कर दिया। अब आप देखिए, प्रोडक्ट असेंशियली क्या है, एक अल्कीन है ना। प्रोडक्ट असेंशियली एक अल्कीन है, और ये अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, और ये अल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेंगे। तो ये हो गया मोर स्टेबल प्रोडक्ट, और यही होगा मेजर प्रोडक्ट एट हाई टेम्परेचर। अब ये प्रोडक्ट हमें कहाँ दे रखा है, तो ये प्रोडक्ट अपने पास है ऑप्शन नंबर ए, तो ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसमें सारी जो कॉन्सेप्ट है ना यूटिलाइज हो गई है। एसिड की रिएक्शन अल्कीन के साथ भी हो सकती है और एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ भी हो सकती है। तो पहले डिसाइड किया कि अल्कीन के ऊपर एसिड का अटैक करना है या अल्कोहल के ऊपर। फिर उसके बाद आपको यह भी पता चला कि रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन बन रहा था वो रेजोनेंस स्टेबलाइज था। तो कार्बोकेटाइन एक्चुअली में दो अलग अलग कार्बन आइटम पे डीलोकलाइज हो रहा है, जहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है Br- वहाँ पे जाकर अटैच हो सकता है। एक से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने की संभावना थी, जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट था वो मेजर प्रोडक्ट आया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। पिछला वाला सवाल काफ़ी लंबा हो गया। फॉर द गिवन रिएक्शन व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ए। ओके, तो पहला अपने पास क्या हो गया, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, E2 एलिमिनेशन इन अल्काइल हैलाइड। तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, अल्काइन बन गया ये तो। रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू अल्काइन जब पास करता है तो अल्काइन के 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक फैशन में कंबाइन होकर बेंजीन बनाते हैं। तो अगर इसके 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो 3 × 3 9 कार्बन आइटम्स हो जाएंगे। बनाना आपको बेंजीन ही है, बस वो 3 कार्बन आइटम अपने पास एक्स्ट्रा है, वो 135 पे आप लगाओगे और ये प्रोडक्ट बनता है 135 ट्राई मेथाइल बेंजीन, जिसका नाम क्या होता है, मेसिटाइलिन। बहुत ही फेमस कॉमन नेम है ये। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये तो बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी की रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन में आपके पास एक अल्काइन दे रखा है और अल्काइन का रिएक्शन कर रखा है Hg2+, H+, तो ये किसकी याद दिला रहा है, OMDM। OMDM में कैसा प्रोडक्ट मिलता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट। बस वही मार्कोनिकॉफ एडिशन आपको करना है। अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक ही बार होता है, क्योंकि अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है। अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंस ये है कि अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होता है, और 2 पाई बॉन्ड होता है तो अल्कीन में होने वाली सारी रिएक्शन अल्कीन पे 2 बार होती है। न्यूक्लियोफाइल बोल देता हूँ। मार्कोनिकॉफ एडिशन या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो भी होता है जिस भी रिएजेंट का, वो तो आपको पता ही है। बस अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंस क्या है कि जो एडिशन अल्कीन में एक बार होता है वो अल्काइन में 2 बार हो सकता है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H+ एंड OH-, तो इसका मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे, ये NO2 है, ये बेंजीन है, पाई बॉन्ड तोड़ा,
पाई इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिए जाएंगे, H प्लस एक कार्बन से जुड़ेगा, मेरे हिसाब से इस कार्बन से जुड़ना चाहिए ताकि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए। और यहीं पे पॉजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ बेंजीन के साइड में OCH3 लगा रखा है और OCH3 का लगता है प्लसम इफेक्ट, तो प्लसम इफेक्ट कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। और अगर यही पॉजिटिव आप यहाँ बनाते हैं ना तो NO2 का लगता है माइनसम इफेक्ट, माइनसम इफेक्ट कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता, तो वो जो कार्बोकेटाइन बनता वो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता, उससे अगर आप आगे प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो माइनर प्रोडक्ट होता। फिलहाल हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास। चाहो तो आप इसमें H प्लस और OH माइनस का एडिशन 2 टाइम्स भी कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी कर लेना, आपकी इच्छा है वो। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये बेसिकली इन प्लस ऑल, इनॉल फॉर्म है, और आपको पता है कि इनॉल से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? कीटो। तो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड वापस से कहाँ खिसका दो? कार्बन ऑक्सीजन में, C डबल बॉन्ड हो, कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, तो कीटोन अपने पास एक आंसर होगा, एंड आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। तो सिंपली अल्काइन के ऊपर H प्लस OH माइनस का एडिशन करना था, OMDM परफॉर्म करना था, मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट हमें बना रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, बेंजीन है, एनहाइड्राइड है, एनहाइड्रस AlCl3। बेंजीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। जो रिएजेंट हमें दे रखे हैं उनके आपस में रिएक्शन करवा के एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे अटैच कर देंगे। फिर उसके आगे ZnHgHCl क्लेमेंशन रिडक्शन दे रखा है, H3PO4 एसिड के साथ रिएक्शन दे रखी है। चलो ठीक है, इस रिएक्शन को कर ही लेते हैं। 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन है ये, और ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड है, और लुइस एसिड AlCl3। AlCl3 की क्या खास बात होती है? मतलब अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आप हमेशा जब भी AlCl3 या लुइस एसिड आपको मिलेगा तो आपको एक एक्स्ट्रा हिंट मिल जाएगी रिएक्शन की शुरुआत करने के लिए। AlCl3 लुइस एसिड, लुइस एसिड हमेशा, जैसे आप क्या करोगे कि लुइस एसिड में एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये वैकेंट ऑर्बिटल में किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ऐसा करने से यहाँ फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आएगा, यही सब याद रखते हो ना। लेकिन इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है? वो ये है, लुइस एसिड हमेशा एक लीविंग ग्रुप को हटा देता है। तो क्या एनहाइड्राइड में एक लीविंग ग्रुप है क्या? यस, कोई भी एनहाइड्राइड होता, अब ये साइक्लिक एनहाइड्राइड है तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन एनहाइड्राइड में ये जो कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट है ये ठीक ठाक लीविंग ग्रुप है। कैसे? लीविंग ग्रुप तो वही अच्छा होता ना, लीविंग ग्रुप हमेशा बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेके लीव करता है, इलेक्ट्रॉन लेके लीव करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव जितना ज़्यादा स्टेबल होगा लीविंग ग्रुप उतना ही अच्छा होता है। तो कार्बोक्सिलेट एनायन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलेट ग्रुप एक ठीक ठाक लीविंग ग्रुप है, और इसी लीविंग ग्रुप को हटाने का काम होता है लुइस एसिड का। चाहे फिर वो लुइस एसिड ElCl3 हो, FeCl3 हो, ZnCl2 हो, BF3 हो, BCl3 हो, PCl3 हो, PCl5 हो, SbCl2, SbF5 हो, एनी लुइस एसिड वुड एक्सट्रैक्ट अ लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप हटा दो, तो ये लो कार्बोक्सिलेट लीविंग ग्रुप हटा दो। जैसे आप लीविंग ग्रुप हटाओगे इस कार्बन पे बचेगा पॉजिटिव, आपका काम हो गया। समथिंग पॉजिटिव इज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन है, अटैच करो। लेकिन यहाँ इस बार बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप प्लस HC शो करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो पोजिशन या पैरा पोजिशन, तो पैरा कार्बन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करो, कर देते हैं। जहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है वहाँ से H प्लस हटता है, और वही H प्लस आप ऐसा करो तो माइनस के ऊपर अटैच कर दो COOH। अब अगला क्या है? क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन करता क्या है? एल्डिहाइड कीटोन, केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके अल्केन बनाता है, बना देता है। ठीक है, ये पैरा पे ही जोड़ा है, ये इसके रेस्पेक्ट में पैरा, उसके रेस्पेक्ट में पैरा, सेम ही प्रोडक्ट है वो, ये अल्केन बना दिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड को तो वो डिस्टर्ब करेगा नहीं। और इसके बाद इसका रिएक्शन किया है एसिड के साथ, एक मिनरल एसिड के साथ। मिनरल एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो वो H प्लस देगा और वो H प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अटैच होगा। ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर H प्लस को देगा तो ये बन जाएगा OH2 प्लस। OH2 प्लस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, लीव करेगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये बेंजीन है। थ्री 4 कार्बन ना, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये रहा बेंजीन। यूजुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है, इंटर मॉलिक्यूलर अटैक।
यहाँ पे क्या एक बहुत बड़ा सा ढांचा है, उसी में बेंजीन है और उसी में अपने पास एक कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसको इंट्रामोलिकुलरली अटैच करना है। कहाँ पर अटैच करेंगे? तो दोनों मिथाइल ग्रुप का क्या लगता है, प्लस HC, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। ऑर्थो पे अटैच करोगे तो 4 ग्रुप लगातार हो जाएंगे, बेटर है कि पैरा पे ही अटैच कर दो। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर यहां से बना देता हूं मैं, ये आंसर आ रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नई बात और सीखने को मिल गई कि कहीं पर भी आपको लुईस एसिड देखने को मिलता है तो लुईस एसिड का काम है कंपाउंड में से एक लीविंग ग्रुप हटाना। कुछ अच्छे लीविंग ग्रुप बताओ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बोक्सिलेट, सल्फोनेट। इन सभी लीविंग ग्रुप को हटाने के लिए आप कंपाउंड के साथ एक लुईस एसिड मिक्स कर दिया करो। ये लीविंग ग्रुप जैसे ही हटेगा ना, जैसे मान लो कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन माइनस, लीविंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके हटता है, तो क्लोरीन माइनस हटेगा तो कार्बन पे क्या बचेगा? पॉजिटिव। समथिंग पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ कहाँ आता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग, वहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत अच्छा तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास, हाँ, बी, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी मच करेक्ट। बाकी सब में ये गलत है, ये भी गलत है, इसमें से डबल बॉन्ड इन्होंने कम कर दिया, वो गलत है, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन में अपने पास क्या दे रखा है? KOTUB, तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल O और आगे K प्लस O माइनस, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या फेवर करता है? एलिमिनेशन E2, और स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ ये बल्कि भी तो हो गया ना, और बल्कि बेस की प्रोसेस में कौन सा प्रोडक्ट आता है? हॉफमैन अल्कीन। अल्कीन बनाने के लिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना होता है, वो तो हेलो एल्केन पे होता है, लेकिन रुक जाओ, हेलो एल्केन में हेलोजन होता क्या है? लीविंग ग्रुप ही तो होता है। तो क्या इस कंपाउंड में कोई लीविंग ग्रुप नहीं है क्या? बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, देख लो, सल्फोनेट ग्रुप, अल्फा से लीविंग ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन। अब ये बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया। बीटा 1 से अगर आप H हटाओगे तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, वो हो जाएगा मोर क्राउडेड पाई बॉन्ड, मोर सब्स्टिट्यूटेड पाई बॉन्ड, सेटजेफ अल्कीन। तो बीटा 2 से आप हाइड्रोजन हटाओ और हॉफमैन अल्कीन बनाओ, तो ये हॉफमैन अल्कीन अपने पास आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करो आप, और ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और जो एल्डिहाइड है उसको ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट करो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हो गया फॉर्मिक एसिड। बस एक बार बताऊं, फॉर्मिक एसिड विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू CO2, बट इन्होंने नहीं कर रखा है। तो अपने पास जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आंसर तब आता है जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना होता है, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए O3ZnH2O होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए O3H2O या फिर O3H2O2। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, heating of 2-chloro-1-phenyl butane with EtO minus K plus, और ये इथेनॉल, तो अल्कोहलिक इथोक्साइड आयन, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ये, और स्ट्रॉन्ग बेस अगर ये है तो E2 एलिमिनेशन करने वाला है। हीटिंग ऑफ 2-chloro-1-phenyl butane with a strong base gives X, okay, as a major product. Now the reaction of this X with this HgOAc whole twice followed by NaBH4, ये तो OMDM है, तो OMDM आप तभी कर पाओगे ना जब इससे पहले अल्कीन बन चुका होगा। इससे पहले अल्कीन बन चुका है क्योंकि एलिमिनेशन में अल्कीन ही बनता है। तो जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? तो शुरुआत से रिएक्टेंट अपन बना लेते हैं, 1 फेनाइल 2 क्लोरो, तो सेकंड पे क्लोरो 1 पे फेनाइल, स्ट्रॉन्ग बेस है E2 एलिमिनेशन, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है लीविंग ग्रुप वो हो गया अल्फा, एडजेसेंट इज बीटा। ओके, यहाँ से ज़्यादा स्टेबल अल्कीन आपको मिलेगी क्योंकि वो फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। फिनाइल में पूरा ही बना देता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद OMDM, OMDM में मार्कोनिकॉफ एडिशन आपको करना है, तो यहाँ पर H प्लस अटैच कर दो, यहाँ पर OH माइनस अटैच कर दो, तो आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट। और OMDM में तो आंसर वैसे भी हमें डायरेक्ट बनाना होता है क्योंकि कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी उसमें रहती नहीं है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन बेंजीन आ गया तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो होना ही होना है, और लुइस एसिड आ गया। लुइस एसिड क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप इस रिएक्शन को बड़ी आसानी से करना चाहते हैं, अब ये साइक्लिक दे दिया तो थोड़ा बहुत आपको डर लग सकता है, ओपन होता तो ये ऐसा होता। एस्टर, एस्टर में OR क्या होता है, लीविंग ग्रुप, और लुइस एसिड का काम क्या होता है, लीविंग ग्रुप को हटाना। जैसे ही ये लीविंग ग्रुप को हटाएगा आपके पास बचेगा CH3CO पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव इज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन है, चिपकाओ, तो हटा दिया लीविंग ग्रुप, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल और ये रहा बेंजीन। बेंजीन में ये प्लस M इफेक्ट है, ये प्लस Hc इफेक्ट है। प्लस M इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो ये बोलेगा कि भाई मेरे ऑर्थो पे या पैरा पे चिपको, पैरा से मेजर प्रोडक्ट आएगा, तो OH के रेस्पेक्ट में पैरा वाले कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल आप जोड़ दो, 3 कार्बन एटम O-, और ये हो जाएगा O- के ऊपर H+ आप लगा देना, जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है बेंजीन में वहाँ से H+ हटता भी तो है। इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज OH के रेस्पेक्ट में पैरा कार्बन पे अटैच कर दिया। आगे कुछ है क्या, ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा तो कोई प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दे नहीं रखा है, ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दे नहीं रखा है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट दे रखा है उसमें 2 साइकिल बन रखी है, तो ऐसा करते हैं कि इस रिएक्शन को भी आगे और बढ़ाते हैं। इस रिएक्शन को आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है बस, और उसको हमें ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना है। अब 3 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे OH, लुइस एसिड है, और लुइस एसिड का काम है लीविंग ग्रुप OH को हटाना। OH भले ही पुअर लीविंग ग्रुप है बट उसको ये हटा देगा, हीट आपने कर रखा है, और प्रोडक्ट आपको 2 साइकिल वाला बनाना ही है। वैसे बेटर पता है क्या होता है, यहाँ पर इसके साथ एक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। एसिड अपना H+ देता जो कि ऑक्सीजन के लॉन पेयर पर अटैच होता है, OH OH2+ में कन्वर्ट होता, और OH2+ एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो डेफिनेटली लीव करता। OH2+ लीव करता, कार्बन पे पॉजिटिव आता, तब कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल बनता, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अभी आपको ज़बरदस्ती ये इलेक्ट्रोफाइल बनाना ही पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो ये हो गया अपने पास C पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को आप यहाँ पे अटैच कर दोगे, इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन है, अटैच कर दो, तो ये प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, OH CH3, 3 कार्बन एटम्स, तो आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पैरा पे अटैच हुआ था, तो पैरा पैरा ये है, आंसर ये हो जाएगा। अच्छा 3 कार्बन आइटम्स है, एक कार्बन आइटम मैंने कम बना दिया तो अब ज़्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, यस एकदम करेक्ट है। तो 2 टाइम्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपको करवाना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन with concentrated HNO3 plus H2SO4 followed by oxidation 4-nitrobenzene 1,3-dicarboxylic acid is obtained। ओके ये रिएक्शन करवा लेते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है। मेटाजाइलिन हो जाएगा बेंजीन के ऊपर 1,3 पोजीशन पर CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, HNO3 plus H2SO4 से मिलेगा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, इसके पैरा पोजीशन पे जाके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो किसी भी CH3 के पैरा पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर देते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन बोला है, तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ये जो बेंजाइलिक कार्बन है वो COOH तक ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस ऑक्सीडेशन को करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, KMnO4, बहुत फेमस रिएक्शन है बेंजोइक एसिड बनाने के लिए, कि बेंजीन के आगे जो बेंजाइलिक कार्बन है उस बेंजाइलिक कार्बन को हमेशा KMnO4 ऑक्सीडाइज करवा के COOH बनाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट ही है, इसकी नंबरिंग भी क्या हो जाएगी, तो 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग व्हाइल NO2 ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 आर बोथ करेक्ट। तो ये तो एकदम आसानी सवाल था, सिंपल, 1 टाइम आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना था बेंजीन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट 1 एंड 2 आपको दे रखा है, सही गलत आपको चूज करना है। 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ मोल हाइड्रोजन गैस। प्रोपाइन का फॉर्मूला है ये 1 मोल, ओके, सोडियम, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन एटम है तो सोडियम बेस के साथ तो रिएक्शन इसकी हो जाएगी। क्या रिएक्शन होगी, एसिड का काम है H+ देना, H+ हटाया तो यहाँ नेगेटिव बच जाएगा, और H+ और सोडियम जो इलेक्ट्रॉन देगा H+ प्लस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस बनेगा, रिएक्शन एकदम बैलेंस है।
तो इसका 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनाता है। करेक्ट स्टेटमेंट है ये तो। सेकंड, 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन गैस, 4 ग्राम प्रोपाइन गैस का फॉर्मूला ये है और ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो 12 इंटू 3 36 प्लस 4 40 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास है 4 ग्राम, तो ये हो गया 0.1 मोल। ओके, 0.1 मोल। रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? NaNH2। NaNH2 इज अ वेरी पावरफुल बेस, NH2 माइनस आयन। तो NH2 माइनस क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन H प्लस को खाएगा, टर्मिनल कार्बन से जुड़ा हुआ H प्लस एसिडिक होता है, H प्लस हटाओगे तो कार्बन पर नेगेटिव, और NH2 माइनस H प्लस NH3 बनेगा। एक H प्लस खाया, रिएक्शन एकदम बैलेंस है। तो 0.1 मोल सब्सटेंस से 0.1 मोल अमोनिया बनना चाहिए, अमोनिया गैस बनना चाहिए 0.1 मोल। और 0.1 मोल का यहाँ पे इन्होंने बोला कि इट ऑक्यूपाइज 224 मिलीलीटर एट STP। ओके, अमोनिया गैस को आइडियल गैस कंसीडर कर लेते हैं। 0.1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 0.1 मोल इंटू 22.4 लीटर, तो ये हो जाएगा 2.24 लीटर, विच इज 2.24 इंटू 1000 मिलीलीटर, 2240 मिलीलीटर ये ऑक्यूपाई करना चाहिए, जबकि ये कितना ऑक्यूपाई करवाने के लिए बोल रहे हैं? 224 मिलीलीटर। गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हाइल सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो सिंपली एसिड बेस रिएक्शन का सवाल था। एक तो सोडियम मेटल, एक सोडियम अमाइड NaNH2 और सोडियम हाइड्राइड NaH, और फोर्थ नंबर पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये 4 ऐसे सब्सटेंस है जो बहुत ही पावरफुल बेस है, और अगर सामने जो कंपाउंड है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, चाहे वीकली एसिडिक हाइड्रोजन एटम ही क्यों ना प्रेजेंट हो, उस एसिडिक हाइड्रोजन एटम को ये चारों बेस सक्सेसफुली हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। ओके, इस रिएक्शन सीक्वेंस में क्या प्रोडक्ट बन रहा है? पहला OMDM, तो OMDM परफॉर्म कर दो, मार्कोनिक ऑफ एडिशन 2 बार कर देते हैं, अल्काइन है तो H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल, C डबल बॉन्डो बना दो आप, इस तरीके से कर लो, आंसर आएगा। और कीटोन के ऊपर HCN का एडिशन, अब ये थोड़ा एल्डिहाइड कीटोन पे चले गए। कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, पढ़ना इसको थोड़ा सा ना। कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाके जुड़ता है और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, पाई बॉन्ड ब्रेक होने से O माइनस के ऊपर H प्लस अटैच होगा, जो प्रोडक्ट बनता है उसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। साइनो भी है, हाइड्रिन मतलब OH। इसके बाद आप इसका क्या कर रहे हो? हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन करेंगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में सारे आप पाई बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन लगा दो, तो ये बन जाएगा CH2NH2। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन की एक बहुत बेसिक सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो भी हमने यूटिलाइज किया है, तो इसको थोड़ा सा आपको आगे देखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 17 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर्मूला दे रखा है और हाइड्रोकार्बन का वेट दे रखा है, टेक्स अप 8.40 ml of hydrogen gas measured at 0 degree centigrade and 1 atm. Okay. Ozonolysis of the same hydrocarbon yields these products. आपको ये बताना है कि हाइड्रोकार्बन में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तभी तो उसका ओजोनोलिसिस होगा, और ये ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दे रखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओजोनोलिसिस के जो प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं शायद इनका यूटिलाइज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट वाइज कुछ डेटा दे रखा है। मोल कॉन्सेप्ट वाइज डेटा दे रखा है। क्या डेटा दे रखा है? कि जैसा भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन में एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड ऐसा कुछ है, तो अगर 2 डबल बॉन्ड हो गए तो उसके हाइड्रोजनेशन में 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूज होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, हाइड्रोजन एटम लग जाएंगे, अल्केन बन जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है? ये हाइड्रोकार्बन का भी वेट दे रखा है और हाइड्रोजन गैस का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो भी दे रखा है। अब आपको चेक करना है कि अगर हाइड्रोकार्बन का 1 मोल है और 1 मोल को हाइड्रोजन गैस के 2 मोल की जरूरत है, डेफिनेटली इस हाइड्रोकार्बन में 2 डबल बॉन्ड है, तभी तो दोनों डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें देखना है कि हाइड्रोकार्बन के मोल कितने और हाइड्रोजन गैस के मोल कितने रिक्वायर्ड हैं फॉर द हाइड्रोजनेशन पर्पस। तो हाइड्रोजन गैस के मोल अपने पास हैं, वॉल्यूम दे रखा हाइड्रोजन गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर का आप डिवाइड करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना।
और हाइड्रोकार्बन के मोल्स भी देख लेता हूँ मैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 120 और 16 136, और ये दे रखा है 17 मिलीग्राम, तो 17 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 136। इसको करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास ऑलमोस्ट 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। अब आप देखिए हाइड्रोकार्बन का अगर 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल्स है और हाइड्रोजन गैस के मोल्स आप देखिए, तो हाइड्रोकार्बन के मोल्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन गैस के जो मोल है ना वो जस्ट 3 टाइम्स है। देख लो आप, 3.75 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁻�3, ये 3:1 आ गया। तो हाइड्रोकार्बन का 1 मोल हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स के साथ रिएक्शन करता है। ऐसा तभी तो हो सकता है कि जब हाइड्रोकार्बन में 3 डबल बॉन्ड हो, क्योंकि हर डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन विल बी 3। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन विल बी 3। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अच्छा, ये अल्कीन अपने पास यहाँ पे दे रखा है और इसको सिस अल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 4 सेट ऑफ रिएजेंट आपको दे रखे, ऑप्शन 1 to 4। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अच्छा, आप पहले यहाँ पे देख लो, ये सिस अल्कीन बनाना है। इससे आपको एक थोड़ा हिंट मिल सकता है। जैसे हाइड्रोजनेशन हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें पार्शियल हाइड्रोजनेशन का केस आता है। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन में रोसेनबर्ग रिडक्शन, अल्काइन होता है। अल्काइन में एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, तो वहाँ पर सिस अल्कीन आपको मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन इज अ एडिशन। लेकिन उसी का एक भाई भी आता है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में भी ठीक वहीं पर रिएक्शन होती है अल्काइन के साथ ही, और एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन एटम अटैच करते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बर्च रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, एंटी एडिशन के थ्रू ट्रांस अल्कीन मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको यहाँ पर सिस अल्कीन बनाना है ना, तो ऐसा कुछ यूटिलाइज करना पड़ सकता है। अब इस सिस अल्कीन बनाना है तो हमें लिंडलार कैटलिस्ट या फिर रोसेनबर्ग कैटलिस्ट वाला पार्शियल हाइड्रोजनेशन यूज करना पड़ सकता है। ओके, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है, इसकी पोजीशन यहीं पर रखनी है और सिस अल्कीन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो कैसे कर सकते हैं? सभी में आप देख लो कि Br2 के साथ रिएक्शन किया है, तो Br2 के ऊपर Br2 का अल्कीन के ऊपर एंटी एडिशन होगा। Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, यहाँ तो चलो एक ही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, तो एक ये प्रोडक्ट अपने पास आ जाएगा। इसमें कोई मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऐसा पॉसिबिलिटी तो है नहीं। इसके बाद क्या करना है, 2 बार हाइड्रोजन और ब्रोमीन को अगर हम हटाएं यहाँ पे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, -HBr माइनस HBr, तो 2 टाइम्स E2 एलिमिनेशन करने के लिए हमें करना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH या NaNH2 यूज करना पड़ेगा। अब थोड़ा याद करो, अल्कोहलिक KOH इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होता है कि वो 2 टाइम्स एलिमिनेशन करवा पाए, लेकिन NaNH2 उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है जो कि 2 टाइम्स एलिमिनेशन करवा पाता है। तो याद यूज़ कर लेते हैं। Br2 का एडिशन हमने कर दिया, अल्कोहलिक KOH से फर्स्ट एलिमिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको NaNH2 लगाना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक KOH हमें रखना है, अल्कोहलिक KOH यहाँ पर है, उसके बाद NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से अभी तक कोई भी हो सकता है। 2 टाइम्स एलिमिनेशन के बाद आपको अल्काइन मिल गया, और अल्काइन में H2PdBSO4 या H2PdCaCO3, लिंडलार कैटलिस्ट या फिर रोसेनबर्ग कैटलिस्ट आप कोई भी यूज कर सकते हो। पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, और दोनों कहाँ अटैच होंगे, सेम साइड। तो हाइड्रोजनेशन इज असिन एडिशन, सेम साइड अटैच होंगे, ये आ जाएगा अपने पास सिस अल्कीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हुआ। तो एक्जैक्टली वही यूटिलाइज किया था जो हमने सोचा था कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन वाले केस का यूज करना ही पड़ेगा, या तो बर्च रिडक्शन करना पड़ेगा या फिर रोसेनबर्ग रिडक्शन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, सिस अल्कीन बन गया है। अगर हमें यहाँ पे ट्रांस अल्कीन बनाना होता तो बर्च रिडक्शन हमें यूज करना पड़ता, फिर उस केस में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता। अभी फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is question number 22. Product A of the following reaction sequence is, ठीक है, ethyl benzene, ethyl benzene हो गया ये, और 3 रिएजेंट के साथ आपको इसकी रिएक्शन करवानी। फर्स्ट वाला क्या हो गया, Br2Fe, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस क्रिएट होगा। कैसे, आयरन और ब्रोमीन सबसे पहले तो FeBr3 लुईस एसिड बना लेंगे, और लुईस एसिड का काम क्या होता है, लुईस एसिड का काम होता है लीविंग ग्रुप Br माइनस को हटाना। तो ये हटाएगा तो आपके पास आ जाएगा Br प्लस, इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन है, अटैच करो,
बेंजीन के ऊपर पहले से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप का प्लस HC इफेक्ट लगता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच होता है, प्लस HC की वजह से ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल Br+ आप अटैच कर दो, ऑर्थो प्लस पैरा, पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा। चलो नेक्स्ट, अल्कोहलिक KOH, नहीं अल्कोहलिक KOH से पहले अभी तो है Cl2 हीट। तो हेलोजिनेशन का रिएजेंट अपने पास क्या होता है? हेलोजन गैस प्लस हीट हो सकता है या हेलोजन प्लस फोटॉन्स हो सकते हैं। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अल्केन पे होता है। तो ये जो बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ बेंजाइलिक कार्बन पे फोटो हेलोजिनेशन होगा और हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लग जाएगा, सॉरी क्लोरीन लगेगा, फोटो क्लोरिनेशन हम करवा रहे हैं। इसके बाद अल्कोहलिक KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, E2 एलिमिनेशन करेगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास एथाइल ब्रोमोबेंजीन। एथाइल ग्रुप और जो ब्रोमो ग्रुप है ये बेंजीन में पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड है। अच्छा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जब बेंजीन लगा होता है तो इसका एक नाम भी होता है, कॉमन नेम स्टाइरीन। फिलहाल अपने पास ऑप्शन कौन सा हुआ? तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्लियर है? बहुत आसान सा सवाल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23। अभी हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसमें खत्म हो गए। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर अ क्रोमेटोग्राफी प्योरिफिकेशन मेथड। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्या करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड रन्स फास्टर देन द सॉल्वेंट इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रन्स फास्टर ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो स्लो रन करते हैं, जो ज्यादा फास्टर रन करता है दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को क्रोमेटोग्राफी में क्या टर्म यूज करते हैं? इल्यूएंट। एक क्रोमेटोग्राफी में आपको बता देता हूँ, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो एक थिन लेयर ग्लास का प्लेट होता है, इसके ऊपर कोई एडजॉर्बेंट हम चिपका देते हैं, जैसे कि सिलिका जेल हो गया या फिर एलुमिना जेल, और इसके ऊपर एक डॉट लगा दो। डॉट का मतलब हो गया A+B, कंपाउंड का मिक्सचर है। एक सूटेबल सॉल्वेंट हम यहाँ लेते हैं, उसमें इसको डिप कर देते हैं। अब कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होता है? ये सॉल्वेंट राइज करता है। तो जब ये सॉल्वेंट राइज करेगा तो लेट अस से कि सॉल्वेंट इतना राइज कर गया, लेकिन ये जो A+B सब्सटेंस है जो सिलिका जेल के ऊपर एड्जॉर्ब है, तो जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा एड्जॉर्ब्ड होगा वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर थोड़ा कम ऊपर चढ़ेगा। तो जैसे मान लो कि A यहाँ तक ऊपर चढ़ गया इसमें और B यहाँ तक ऊपर चढ़ गया, तो जो ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा वो कौन होगा? वो होगा लेस एड्जॉर्ब्ड। लेस एड्जॉर्ब्ड, जो ज़्यादा एड्जॉर्ब्ड होगा सिलिका जेल पे वो तो बेटा एड्जॉर्ब्ड होके ही रह जाएगा वहीं पे, और जो लेस एड्जॉर्ब होगा वो सॉल्वेंट में इल्यूएंट में डिसॉल्व होके ऊपर चढ़ जाएगा। तो लेस एड्जॉर्ब्ड हमेशा ज़्यादा ऊपर चढ़ता है। और आपको पता ही है इसमें एक रिटार्डेशन फैक्टर वाली टर्म आती है। तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट कितना है? y, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस a कितना है? x। तो ये हो जाएगा रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ a, x/y। और x/y की वैल्यू आपको पता ही है कि लेस देन 1 ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस हमेशा कम होगी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट वो हमेशा ज़्यादा ही होगा। अच्छा, ये सेपरेशन से आप ये भी बात बता सकते हो कि जो सब्सटेंस A और B है उनमें से ज़्यादा पोलर कौन है? तो सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल, कौन ज़्यादा सब्सटेंस एड्जॉर्ब होगा? जो ज़्यादा पोलर होगा। जो ज़्यादा पोलर होगा वो ज़्यादा एड्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ज़्यादा चिपक के रहेगा, और जो लेस पोलर होगा वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर ऊपर चढ़ जाएगा। तो ज़्यादा ऊपर कौन चढ़ गया? A। तो A वाला कैसा है? लेस पोलर, और ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर ज़्यादा ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। अब सारे के सारे स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड रन्स फास्टर देन सॉल्वेंट। नो, सॉल्वेंट रन्स फास्टर। तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, RF इज इंटीग्रल वैल्यू। नहीं बेटा, ये हमेशा लेस देन 1 ही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू से हमेशा कम होगी। RF ऑफ अ पोलर कंपाउंड इज स्मॉलर देन द नॉन पोलर कंपाउंड। RF ऑफ अ पोलर कंपाउंड, यस, जो नॉन पोलर कंपाउंड होगा, जो लेस पोलर कंपाउंड होगा, वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर ज़्यादा ऊपर ट्रेवल करेगा, उसका रिटार्डेशन फैक्टर ज़्यादा आएगा। और जो मोर पोलर कंपाउंड होगा वो सिलिका जेल के ऊपर एड्जॉर्ब्ड होकर वहीं रह जाएगा, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसका रिटार्डेशन फैक्टर कम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को एक बार और अच्छे से पढ़ लो।
RF of a polar compound is smaller than a non-polar compound, ये correct हो गया. और last, non-polar compounds are retained at the top and polar compounds comes down in column chromatography. तो column chromatography के सेंस में आपको वापस इस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी यहाँ पे आप कोई स्टेशनरी फेस वाला सब्सटेंस यहाँ पे फिल कर देते हैं, ऊपर से इलवेंट नीचे फ्लो डाउन करता है. इलवेंट मतलब सॉल्वेंट. तो जो सब्सटेंस ज़्यादा पोलर होगा, वो तो ये सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल जो भी आपने स्टेशनरी फेज रखा है उसके ऊपर एड्सॉर्ब्ड होके रह जाएगा. तो मोर एड्सॉर्ब्ड कौन होगा? मोर पोलर. और ये वाला कैसा होगा? लेस पोलर. तो ये सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होकर नीचे बह जाएगा. अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 4. नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिटेन्ड एट द टॉप. नहीं, नॉन पोलर कंपाउंड तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर फ्लो डाउन कर जाएंगे नीचे और वो सबसे जल्दी इस कॉलम से बाहर आ जाएंगे. तो ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. कॉलम क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर बहुत ही अच्छा सवाल है. इस सवाल के सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख लेना. यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि A प्लस बी जो कंपाउंड है उसमें से जो ज़्यादा पोलर कंपाउंड होगा वो स्टेशनरी फेस के ऊपर एड्सॉर्ब्ड वहीं चिपक के रहेगा, लेकिन जो लेस पोलर या नॉन पोलर कंपाउंड होगा वो सॉल्वेंट के साथ फ्लो कर जाएगा नीचे की तरफ. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ऊपर की तरफ कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24. इन अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ presence of phosphorus, the compound is heated with oxidizing agent, okay, which is further than treated with nitric acid and ammonium molybdate respectively. The yellow colored precipitate obtained is. phosphorus atom का organic compound के अंदर qualitative test, qualitative analysis वाले topics है. तो phosphorus atom अगर organic compound के अंदर present होता है तो उसको finally as a what precipitate निकालता है? As a canary yellow precipitate. ammonium phosphomolybdate formula क्या होता है? ammonium phosphate और मोलिब्डेट 12MoO3 कैनरी येलो प्रेसिपिटेट. तो डायरेक्ट आंसर है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट. इसका जो फॉर्मूला है ना वो भी आपको याद रखना है. तो फॉस्फोरस को अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो ये जो सेट ऑफ रिएजेंट है इनके साथ रिएक्शन करवाने के बाद फॉस्फोरस इस प्रेसिपिटेट में आ जाता है और कैनरी येलो प्रेसिपिटेट अगर कलर नजर आता है. सो दिस इज अ टेस्ट फॉर फॉस्फोरस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. क्रोमेटोग्राफी का फिगर दे रखा है. कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया ये. अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा. इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्वेंट जब ऊपर से फ्लो डाउन करेगा और इस तरीके से ए बी जब सेपरेट हुए तो इनके बारे में आपको कमेंट करना होगा कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कॉलम में से पहले बाहर आ जाएगा, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कॉलम में ज़्यादा समय बिताएगा, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ज़्यादा पोलर है, जो ज़्यादा नॉन पोलर है. तो अगेन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको अच्छे से बता दोगे. तो ए बी सी सॉल्वेंट अगर ऊपर से फ्लो डाउन कर रहा है तो ए वाला होगा नॉन पोलर, नहीं ए वाला ज़्यादा पोलर होगा, इसीलिए एड्सॉर्ब्ड होके ऊपर ही रह जाएगा. लेकिन सी वाला क्या होगा? लीस्ट पोलर. तो ये सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होके नीचे की तरफ बह जाएगा. तो पोलैरिटी का ऑर्डर ही हमसे पूछा होगा, पता कर लेते हैं. कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी. नहीं, कंपाउंड सी इज लीस्ट पोलर. इनफैक्ट पोलैरिटी का एक ऑर्डर ही लिख लो. तो लीस्ट पोलर हो जाएगा सी, उससे ज्यादा पोलर हो जाएगा बी. लीस्ट पोलर है ना, सॉरी. तो लीस्ट पोलर हो जाएगा सी, उससे ज्यादा पोलर बी और सबसे ज्यादा पोलर ए. जो सब्सटेंस जितना ज्यादा पोलर होगा वो सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल सब्सटेंस के ऊपर एड्सॉर्ब्ड होके टॉप पे रह जाएगा, और जो लीस्ट पोलर होगा या जो लेस पोलर होगा वो सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होके ज्यादा नीचे की तरफ आ जाएगा. तो ये ऑर्डर अपने पास हो गया. कंपाउंड सी इज मोर पोलर. नो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. कंपाउंड इज लीस्ट पोलर. नो, इट इज मोस्ट पोलर. कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी एन ए. सबसे पहले तो कंपाउंड सी कम्स आउट ऑफ द कॉलम, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया. तो लास्ट क्या बचा? कंपाउंड ए स्पेंड्स मोर टाइम इन द कॉलम. यस, कंपाउंड ए सबसे ऊपर ही चिपका हुआ रह जाएगा बेचारा. तो सबसे बाद में कंपाउंड ए विल बी इल्यूटेड आउट. सबसे बाद में ये निकलेगा, उसके पहले बी और सी निकल जाएंगे इस कॉलम में से. तो कंपाउंड ए स्पेंड्स मोर टाइम इन द कॉलम. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. अब क्वेश्चन सही से पढ़ लो. कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में
इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ए बी सी, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो दिस इज योर कंप्लीट 25 क्वेश्चंस फॉर द हाइड्रोकार्बन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ जो सवाल अपने देखे होंगे ना, ये ज़्यादातर किसके बारे में थे? कॉलम क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख लेना कि इन दोनों टाइप की क्रोमेटोग्राफी में कौन सा सब्सटेंस जो स्टेशनरी फेज है उसके ऊपर ज़्यादा एड्जॉर्ब्ड रहता है, और कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेवेंट या सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होकर बाहर चला जाता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में तो बाहर चला जाता है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी हाइड्रोकार्बन हमने सारा डिस्कस कर लिया। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप अच्छे से देखना, कोई डाउट रह जाए तो वापस से अपने नोट्स रिवाइज करना। और हाइड्रोकार्बन का ये जो सेशन है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।